तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी, और यू कैन से आयनाइजेशन एंथैल्पी भी आप कह सकते हैं इसे। आयनाइजेशन एंथैल्पी, या आप इसे कह सकते हैं एनर्जी। एंथैल्पी एनर्जी की फॉर्म होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी ये हम लेकर के चलेंगे, या आयनाइजेशन एनर्जी आप इसे कह सकते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी, या कई बार इसको जो है हम आयनाइजेशन पोटेंशियल भी कह देते हैं। इसी को जो है आयनाइजेशन पोटेंशियल भी कह देते हैं, कई बार ये भी बोल देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, आयनाइजेशन पोटेंशियल और लिख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपके पास सपोज कोई एटम है, और ये इस एटम का इलेक्ट्रॉन है लूजली बाउंड। अब देखिए किसी भी एटम के अंदर लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा? जो सबसे बाहर वाली शेल में होगा, वही न्यूक्लियस से लूजली बाउंड होगा ना। अब ये भी हमें पता है कि इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को इस एटम से निकालना चाह रहे हैं, यानी कि एटम को आयनाइज करना चाह रहे हैं, इसका कैटायन बनाना चाह रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाह रहे हैं, तो यहां इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ब्रेक करना पड़ेगा। और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए क्या देनी पड़ेगी? एनर्जी। वही एनर्जी क्या कहलाएगी? आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी। सिंपल सी लैंग्वेज में तो हम ये कहेंगे। अब यहां पे देखिए आपके पास कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम है। कैसा बताया मैंने? यहां पे जो वर्ड यूज कर रहा हूं उनको ध्यान से देखें। आइसोलेटेड गैसियस एटम, ठीक है। और इस आइसोलेटेड गैसियस एटम में से हम लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहे हैं, ताकि ये किस में कन्वर्ट हो जाए? आइसोलेटेड गैसियस कैटायन में कन्वर्ट हो जाए। तो उसके लिए हमें यहां एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी देनी पड़ेगी, यही एनर्जी क्या कहलाएगी? आयनाइजेशन एनर्जी, या इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं बेटा डेल्टा आई एच से। आयनाइजेशन एंथैल्पी, डेल्टा आई एच, आई फॉर आयनाइजेशन। इस सिंबल से एंथैल्पी क्या बोला है? ये थर्मोडायनामिक्स आपको हम बताएंगे, वहां पे समझ में आ जाएगा। यहाँ केवल यही समझे कि एनर्जी है ये। द पूरी डेफिनेशन देखिए क्या हो जाएगी इसकी, आयनाइजेशन एनर्जी की। आयनाइजेशन एनर्जी में बी डिफाइंड एज द minimum amount of energy required, minimum amount of energy required to remove loosely bonded, और you can say outermost shell electron, किसमें से? from an isolated gaseous atom, so as to convert it into isolated gaseous cation। फिर से देखिए, what is ionization energy? Minimum amount of energy which is required to remove loosely bonded electron, or you can say outermost shell electron, from an isolated gaseous atom, so as to convert this atom into gaseous cation, is called ionization energy। ये वो मिनिमम अमाउंट की एनर्जी है जो हमें आइसोलेटेड गैसेस एटम को देनी पड़ेगी, ताकि ये आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन, यानी लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को निकाल के किस में कन्वर्ट हो जाए? कैटायन में कन्वर्ट हो जाए, गैसियस कैटायन में। तो ये एनर्जी कहलाएगी आयनाइजेशन एनर्जी। अब यहां पर्टिकुलर चीज ये ध्यान रखनी है कि जब आयनाइजेशन एनर्जी का जिक्र करेंगे तो एटम हमें आइसोलेटेड गैसियस एटम में से निकालना है, यानी कि एटम गैसी। अब आइसोलेटेड गैसियस एटम का क्या मतलब है? यहाँ पे आइसोलेटेड वर्ड जो है उसका मीनिंग ये नहीं है बेटा कि आपने एटम को आइसोलेट कर लिया है, ऐसा मतलब नहीं है।
जब हम गैसियस स्टेट में लेते हैं, सपोज कि ये हम लें, देखिए सपोज आपके पास Na सॉलिड है, तो इसकी जब आयनाइजेशन एनर्जी हम देखते हैं तो पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ता है Na गैस में, और फिर जो आपके पास सोडियम गैसियस स्टेट में होगा, इसको जो एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि ये किस में कन्वर्ट हो जाए, गैसियस कैटायन में इलेक्ट्रॉन लूज करके। ये ब्रैकेट में इनकी स्टेट लिख रहे हैं। तो यहां जो एनर्जी हम देंगे वो सोडियम की क्या कहलाएगी, आयनाइजेशन एनर्जी। अब इलेक्ट्रॉन किस में से निकला है, गैसियस गैसियस सोडियम एटम में से निकला है, सॉलिड में से नहीं निकला है, ये इसमें पर्टिकुलर ध्यान रखें, गैसियस में से निकला है ये। तो इसलिए हमने कहा है दिस इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच मस्ट बी रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू रिमूव loosely bonded or outermost electron from an isolated gaseous atom so as to convert this isolated gaseous atom into gaseous cation. This energy is called ionization energy. अब आइसोलेटेड का मीनिंग ये नहीं कि हमने एटम को आइसोलेट किया हुआ है। अगर आप सोडियम को गैसियस स्टेट में लेंगे तो इसके एटम दूर दूर रहेंगे, गैसियस स्टेट है, और ये ऐसे बिहेव करेंगे जैसे आइसोलेट है, एक दूसरे के साथ कोई भी इफेक्ट नहीं, एक दूसरे से बाउंड नहीं है। तो इसलिए ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि आइसोलेट है, इसलिए बोला गया आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो ये कहलाती है आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन पोटेंशियल क्यों कहते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल सेकंड चैप्टर आपने किया होगा ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला। वहां पे आपने जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ा था तो आपने एक चीज देखी होगी यहां पर कि आपने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली थी, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली थी, और उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर आपने हाइड्रोजन गैस भर रखी थी, और जब आप पोटेंशियल अप्लाई करते थे इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हाई वोल्टेज को कनेक्ट करते थे, तो यहाँ पे जो आयनाइजेशन पोटेंशियल हम कह रहे हैं वो नाम क्यों दिया गया है, आयनाइजेशन एंथैल्पी को ही आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं बिकॉज इट इज द मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज द मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस किसके अंदर, इन ए डिस्चार्ज ट्यूब। आपने पढ़ा होगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, in a discharge tube, this is the minimum potential difference which will be required to remove the most loosely bonded electron, or you can say outermost shell electron, from an isolated gaseous atom to form gaseous cation. इसके अंदर आपके पास गैस है, गैस के एटम पहले डिसोसिएट होंगे, क्या बनाएंगे, Hg बनाएंगे, और अब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप एनर्जी दे रहे हो, क्या दे रहे हैं आप, डिस्चार्ज ट्यूब जो है इसको यहाँ इलेक्ट्रोड लगी और इसको किससे जोड़ रहे हैं, हाई वोल्ट से जोड़ रहे थे आप। तो यहीं पे जो आप इसको पोटेंशियल देंगे ताकि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाए हाइड्रोजन एटम में से, वो जो पोटेंशियल होगा वो क्या कहलाएगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल। क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सफिशियंट, वही आयनाइजेशन पोटेंशियल कहलाएगा, जो आप सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं। So ionization enthalpy is also known as ionization potential because this is the minimum potential difference in the discharge tube. Keep it in mind, in the discharge tube. Discharge tube में जो हम देंगे जिसमें गैस भरी हुई है, this is the minimum potential difference which must be required in order to remove the loosely bonded, or you can say outermost shell electron from an isolated gaseous atom to form gaseous cation. And in this case gaseous atoms are present in this discharge tube. तो यहाँ पे जो मिनिमम पोटेंशियल की जरूरत पड़ेगी इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए वो कहलाएगा आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो इसलिए इसको आयनाइजेशन पोटेंशियल भी बोला गया है, ठीक है। अब जो आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल है, इसकी अगर यूनिट लेकर के चलते हैं, देखिए किलो जूल वगैरह में भी होता है, किलो जूल पर मोल, और इसको हम जो है जनरली किलो कैलोरी पर मोल भी कह देते हैं, किलो जूल पर मोल भी कह देते हैं, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम भी कह देते हैं। ये यूनिट आपके लिए नहीं होगी, लेकिन सेकंड चैप्टर में आपने पढ़ी होगी, अंशुल सर ने आपको चैप्टर कराया था, वहां बताया होगा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम ये भी होती है। इनफैक्ट
वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम किसे कहते हैं? वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी acquired by an electron while accelerating, or you can say moving, under a potential difference of 1 volt. जहां पर आपको डी ब्रगली कंसेप्ट करवाया था वहां जरूर सर ने इसकी डेफिनेशन आपको बताई होगी कि आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है और उसको एक्सलेट करना है। वो एक्सलेट करता है, देखिए कोई इलेक्ट्रॉन है, मान लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन की बीम आ रही है और यहाँ पे आपने प्लेट लगा दी और यहाँ आप इसको क्या दे रहे हैं? पोटेंशियल दे रहे हैं। और ये पोटेंशियल सपोज आप 1 वोल्ट दे रहे हैं, ये पोटेंशियल देंगे तो इस पोटेंशियल में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एक्सलेट करेगा। अगर एक्सलेट करेगा तो क्या एक्वायर करेगा? एनर्जी। ऑब्वियसली कौन सी एनर्जी एक्वायर करेगा? वो काइनेटिक एनर्जी होगी। तो उसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं? 1 वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो क्या एनर्जी होगी? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी एक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन when accelerated under a potential difference of 1 volt. जब किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सलरेट किया जाता है अंडर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, उस दौरान जो एनर्जी एक्वायर करेगा वो कहलाएगी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होती है ये किसके इक्वल हो जाएगी? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है बेटा 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल पर एटम के। ये है आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, और ये हो जाएगी जूल पर एटम के, जूल पर एटम। और ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये रिलेशन भी आप पढ़ चुके हो क्योंकि सेकंड चैप्टर में न्यूमेरिकल आते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना पड़ता है। ये याद रखने के लिए सीधी सी बात ये याद रख लेना, जो चार्ज होता है ना इलेक्ट्रॉन पे, वही यहां पे एनर्जी आ जाएगी आपकी जूल पर एटम। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, और एक्सलेट किया है 1 वोल्ट से। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया? 1.6 इंटू 10⁻⁹ सीवी, और सीवी का प्रोडक्ट क्या देता है आपको? जूल। क्लियर? तो ये इसमें रिलेशन आ जाएगा। ये रिलेशन जो आप कहां पढ़ चुके हैं? सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल। नेक्स्ट हम लेके चल रहे हैं यहां पर आयनाइजेशन पोटेंशियल। हो गया ना? तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या आ गया? आयनाइजेशन पोटेंशियल आयनाइजेशन एनर्जी को ही कहते हैं बिकॉज दिस इज द मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस विच मस्ट बी रिक्वायर्ड टू रिमूव द most loosely bonded, or you can say outermost shell electron from an isolated gaseous atom to form gaseous cation. और ये मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ अप्लाई करते हैं हम? डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, जो आप सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हो। और यहाँ पर जो आयनाइजेशन एनर्जी की यूनिट होगी वो आप किस में ले सकते हैं? वो किलो कैलोरी पर मोल में ले सकते हैं, किलो जूल पर मोल में ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में ले सकते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है वो हमने बता दिया कि जब किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सलेट किया जाता है 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के अंडर, तो उस दौरान जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एक्वायर करेगा ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी, वो कहलाएगी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी एक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन when accelerating, or you can say when moving under a potential difference of 1 volt. और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम will be equal to 1.6 into 10⁻⁹ जूल पर एटम हो जाएगा। नेक्स्ट हम यहां पे लेके चल रहे हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? ये देखिए, सपोज आपके पास कोई एटम है गैसीय स्टेट में, इसमें से आपने इलेक्ट्रॉन निकाला, तो यहाँ एनर्जी देनी पड़ेगी आयनाइजेशन एनर्जी, ताकि ये कन्वर्ट हो जाए गैसियस कैटायन में। अब यहाँ जो गैसियस कैटायन ये बना है, इसमें से हम एक और इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, तो यहाँ फिर आपको एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि ये कन्वर्ट हो जाए M2 पॉजिटिव कैटायन में। अब M2 पॉजिटिव में से सपोज हम एक इलेक्ट्रॉन और निकालना चाहते हैं, तो फिर यहाँ पर एनर्जी देनी पड़ेगी
ताकि ये कन्वर्ट हो जाए M3 पॉजिटिव गैसियस कैटायन में। तो इसको हम कहते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, इसको कहते हैं सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, इसको कहते हैं थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, ये सेकंड और ये थर्ड। एक इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ी उसको हमने कह दिया फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी वो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, और थर्ड निकालने के लिए दी वो कहलाएगी थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। और जो ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ी है, इसी को क्या कहेंगे, सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज। ये जो है यहाँ पर ये सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज हो जाएंगी। इससे भी इनको हम डिनोट कर सकते हैं अगर एंथैल्पी के। ये H जो है बेटा ये एंथैल्पी के लिए यूज करते हैं, एंथैल्पी के लिए H यूज किया है सिंबल यहाँ। और एंथैल्पी एनर्जी होती है, थर्मोडायनेमिक्स में बताएंगे आपको। तो ये जैसे होगी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये आपके पास हो जाएगी सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, और ये हो जाएगी थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज क्या हो गई, आयनाइजेशन एंथैल्पीज required, or you can say ionization energies required to remove first, second, third, etc. electrons from an isolated gaseous atom in a successive way. That is one, पहले एक निकला उसके बाद दूसरा फिर तीसरा निकला in a successive way. So these energies are called successive ionization enthalpies. That is, ionization enthalpies required to remove first, second, third, etc. electrons from an isolated gaseous atom are called successive ionization energies or successive ionization enthalpies. तो यहाँ पर ये successive ionization enthalpies हैं। अब इसमें भी एक जो क्वेश्चन आता है पर्टिकुलर ये ध्यान रखना कि इनमें भी अगर हम देखते हैं तो थर्ड जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो ज्यादा होगी सेकंड से, और सेकंड ज्यादा होगी फर्स्ट से। थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है सेकंड से, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है फर्स्ट से। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों हुआ है? अगर इसके लिए हम इसको एक्सप्लेन करें कि ऐसा क्यों है, तो देखिए सिंपल सा एक एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज आपके पास यहाँ पर एल्यूमिनियम, हम एल्यूमिनियम लेते हैं। एल्यूमिनियम जो है इसमें से आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो यहाँ आपने एनर्जी दी और उसको हमने कह दिया डेल आई एच, यही कहेंगे हम, यही होगी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इसकी। और इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल के क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम पॉजिटिव गैस प्लस इलेक्ट्रॉन, राइट, यही बनाएगा यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट, इसमें से अब एक और इलेक्ट्रॉन निकालते हैं हम यहाँ। फिर क्या किया, जो हमारे पास ये आ गया Al पॉजिटिव, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और निकालना है, तो यहाँ पर फिर हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी दी जिसको सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का। एक इलेक्ट्रॉन और निकल जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, डाइवैलेंट कैटायन, राइट। और फिर एक और लेके चलते हैं। अब जो ये बन गया इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। ये आपके पास आ गया एल्यूमिनियम 2 पॉजिटिव गैसियस प्लस, यहाँ फिर आपको एनर्जी देनी पड़ेगी थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, ताकि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और निकल जाए। और ये हम इसमें ये कह रहे हैं कि जो डेल आई एच 3 है वो बड़ी है, ज़्यादा है सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी से, और सेकंड ज़्यादा है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी से। यही तो हमारा क्वेश्चन है ना यहाँ पर, सिंपल सी बात। ये देखिए अगर यहाँ में लेकर के चलूँ तो एल्यूमिनियम में क्या है आपके पास, प्रोटॉन कितने हैं 13, इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं 13। यहाँ क्या हो गया, प्रोटॉन तो 13 ही है लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या हो गए 12। और इस केस में क्या हुआ, प्रोटॉन तो आपके पास 13 ही है लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 11। अब यहाँ देखिए 13 प्रोटॉन ने 13 इलेक्ट्रॉन को होल्ड किया हुआ है, और यहाँ पे प्रोटॉन तो उतने रहे लेकिन इलेक्ट्रॉन कम हो गए। तो इस केस में क्या हुआ, P की जगह जो प्रोटॉन यहाँ मैं Z भी कर सकता हूं। तो इस केस में न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर गया, और न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा
तो अब जिस इलेक्ट्रॉन को आप निकालना चाह रहे हैं, सेकंड, फर्स्ट तो निकल गया, आप सेकंड को निकालना चाह रहे हैं, तो उस पे न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, और ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तो उसे निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, और ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तो उसे निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। इस केस में क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, अब इलेक्ट्रॉन 11 रह गए हैं, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज उतना ही है, 13 का 13। तो यहां न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन और भी बढ़ गया, और न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन्स पे न्यूक्लियस का होल्ड स्ट्रांग हो जाएगा, वो न्यूक्लियस से टाइटली हेल्ड हो जाएंगे, और अब टाइटली हेल्ड हो जाएगा तो अब एक और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी हमें पहले से भी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो एल्यूमिनियम में जो है 13 प्रोटॉन ने 13 इलेक्ट्रॉन को होल्ड किया हुआ था, एल्यूमिनियम पॉजिटिव में 13 ने 12 को होल्ड किया है, तो टाइटली हेल्ड कर लेंगे इलेक्ट्रॉन को, यानी न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर जाएगा, तो इसलिए यहाँ एनर्जी इससे ज्यादा देनी पड़ेगी, इस केस में और ज्यादा देनी पड़ेगी, इससे ज्यादा देनी पड़ेगी इस केस में। रीजन, यहां पर इलेक्ट्रॉन और डिक्रीज हो गए और न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन और इंक्रीज हो गया, और न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए अब हमें एनर्जी और ज्यादा देनी पड़ेगी। इसलिए हम ये कहते हैं कि थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है सेकंड से, और सेकंड ज्यादा होती है फर्स्ट से। ये रीजन आ जाएगा इसका। नेक्स्ट टॉपिक हम लेके चलते हैं बेटा, फैक्टर्स गवर्निंग द आयनाइजेशन एंथैल्पी, या फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी। फैक्टर्स affecting, or you can say governing ionization energy, या factors on which ionization energy depends। वो factors जिसके ऊपर ionization energy डिपेंड करती है, वो फैक्टर हम यहाँ पे लेके चलेंगे, वन बाय वन उनको पढ़ेंगे। फर्स्ट हम यहाँ पे लेके चलते हैं बेटा एटॉमिक साइज। फर्स्ट है एटॉमिक साइज। सेकंड फैक्टर, सेकंड हम लेकर के चलते हैं यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज। थर्ड फैक्टर यहां पर हम लेके चलेंगे, दैट इज पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट। फोर्थ फैक्टर हम यहां पर लेके चलेंगे शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग, और यू कैन से शील्डिंग इफेक्ट। और फिफ्थ फैक्टर हम यहां पर पे लेके चलेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये वाले फैक्टर्स है जिस पे आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करेगी। वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्या है, एटॉमिक साइज, सेकंड इज द न्यूक्लियर चार्ज, थर्ड इज द पेनिट्रेशन इफेक्ट, फोर्थ इज द स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट यू कैन से, एंड फिफ्थ इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और यू कैन से अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये हम लेकर के चलते हैं। तो वन बाय वन इनको एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट हम यहां पे लेके चलते हैं एटॉमिक साइज। वेरी सिंपल है, देखिए इसमें अगर हम ये कहें कि आपके पास एक एटम ये है, और एक आपके पास एटम ये है, सही है। और अगर एक मैं कहूं कि आपके पास एटम ये है, तो ये मैं कह सकता हूं ए बी सी। तो इसमें देखिए सी का साइज सबसे बड़ा है, उसके बाद ए और उसके बाद बी, यही लिया है मैंने। अगर साइज का मैं जिक्र करूं, एटॉमिक साइज का, एटॉमिक साइज का अगर जिक्र करते हैं तो यही आएगा, सी का साइज सबसे बड़ा, फिर उसके बाद ए और सबसे छोटा बी का। अब इनमें से आपको इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है,
ये देखिए सपोज यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। अब आपको ये पता है कि ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्लोज है सबसे और ये इलेक्ट्रॉन सबसे दूर है, तो ये इलेक्ट्रॉन टाइटली हेल्ड होगा और इसको बाहर निकालने के लिए हमें आयनाइजेशन एनर्जी यानी एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी और इसको बाहर निकालने के लिए कंपैरेटिवली कम देनी पड़ेगी। तो अगर यहाँ आयनाइजेशन एनर्जी का जिक्र करें साइज के बेस पे, तो आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा किस में लगेगी, बी में, और सबसे कम किस में लगेगी, सी में। बी से कम लगेगी ए में और ए से भी कम लगेगी सी में। तो इसका मतलब एज द एटॉमिक साइज इंक्रीजेज आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज, यही कहेंगे हम। एज द एटॉमिक साइज इंक्रीजेज ionization enthalpy decreases, or you can say ionization enthalpy decrease as the atomic size increases, यही हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, एटॉमिक साइज अगर ज्यादा होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो मैं ये कह सकता हूं कि इनवर्सली है एटॉमिक साइज के। अगर एटॉमिक साइज बड़ा आयनाइजेशन एनर्जी कम, एटॉमिक साइज छोटा आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। तो ये तो आ जाएगा एटॉमिक साइज, जो फर्स्ट फैक्टर हमने आपको बताया था। तो एटॉमिक साइज पे डिपेंड करके आयनाइजेशन एनर्जी, जिसका एटॉमिक साइज बड़ा होगा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। अब इसी के बेस पे अगर मैं कहूं कि एक आपके पास लिथियम है और लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम और सीजियम, तो इसमें अगर मैं कहूं साइज पे अगर हम जाएं तो साइज आपको पता है इनका क्या करता जाएगा, इंक्रीज। तो अगर साइज के बेस पे देखें, साइज इस साइड क्या कर रहा है, इनका एटॉमिक साइज जो है वो डाउन द ग्रुप आ रहा है तो इंक्रीज कर रहा है, और साइज अगर इंक्रीज करेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या करेगी, डिक्रीज। तो यहाँ आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम किसकी होगी, सीजियम की, और सबसे ज्यादा किसकी होगी, लिथियम की, राइट। सेकंड फैक्टर, सेकंड फैक्टर आपने क्या लिया था, सेकंड फैक्टर हम लेकर के चले हैं न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन टाइटली हेल्ड होगा न्यूक्लियस से, और इलेक्ट्रॉन टाइटली हेल्ड होगा तो उसको निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, यही होगा। न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। यू कैन से आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। तो आयनाइजेशन एनर्जी न्यूक्लियर चार्ज की अगर मैं कहूं तो क्या होगी, न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज करेगी। तो ये फैक्टर आ गया न्यूक्लियर चार्ज। नाउ वी आर टेकिंग थर्ड फैक्टर, और थर्ड फैक्टर कौन सा आ गया था यहां, थर्ड फैक्टर है आपका पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेट का मतलब होता है धंसना, पेनिट्रेशन इफेक्ट। एक तो ये ध्यान रखें कि पेनिट्रेशन इफेक्ट हम किस पे अप्लाई करेंगे, सब शेल पे कहेंगे हम, सब शेल पे। और कौन सी सब शेल, इसके लिए एक चीज ध्यान रखें कि उन सब सेल के लिए एन की वैल्यू सेम होनी चाहिए। यानी मैं ये कहूं 3s 3p 3d, इनका जिक्र करूं तो n की वैल्यू सेम है, या मैं ये जिक्र करूं 4s 4p 4d 4f, तो n की वैल्यू सेम है। तो वो सब सेल जिनके लिए n की वैल्यू सेम होती है, मैंने पहले भी एक दिन आपको बताया था कि सपोज ये आपके पास न्यूक्लियस है और यहां मैंने सपोज ये दिखा दिया आपको, ये जो है ये सपोज ये जो मैंने दिखाई है ये आपके पास है फोर्थ शेल, जिसके लिए n की वैल्यू कितनी है 4। इसमें सब शेल होंगी कौन सी, 4s 4p 4d 4f। तो यहां इसकी जो s होगी वो न्यूक्लियस के क्लोज, फिर p, फिर d और फिर f, ये होंगे, क्लियर। तो अब अगर मान लो आपको एक एटम में इलेक्ट्रॉन निकालना है 4s से और एक में निकालना है 4p से,
एक एटम है जिसमें इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है, यहाँ ये जो इलेक्ट्रॉन है वो निकालना है 4s से और एक में निकालना है 4p से। तो अब ये देखिए न्यूक्लियस के क्लोज 4s और 4p में कौन है? 4s। आप देख रहे हैं यहाँ पे 4s क्लोज है न्यूक्लियस के, यानी ये ज्यादा पेनिट्रेट है। ये इस साइड के इस साइड ये पेनिट्रेट हो रखी है, तो ज्यादा पेनिट्रेट कौन है? s। और कम पेनिट्रेट कौन है? f। तो अब जो इलेक्ट्रॉन 4s में होगा वो टाइटली हेल्ड होगा और जो 4f में होगा लूजली हेल्ड होगा। तो यहाँ पे 4s में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो टाइटली हेल्ड है न्यूक्लियस से, और जो 4p में है वो कंपेरेटिवली लूजली हेल्ड है। तो इस 4s वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी क्योंकि ये ज्यादा पेनिट्रेट है। अब ध्यान रहे, अगर आपके पास एक मैं कह दूं यहाँ पर कि आपके पास आपने ये ले दिया कि 3s है और एक मैं यहाँ कह दूं 2p, तो अब यहाँ ये मत कहना कि जो s है ये न्यूक्लियस के क्लोज है और p दूर है पेनिट्रेशन। यहाँ पेनिट्रेशन इफेक्ट नहीं लगाएंगे क्योंकि n की वैल्यू अलग है, ये ध्यान रखना। पेनिट्रेशन इफेक्ट जब आप लगाएंगे तो n की वैल्यू सेम होगी, उन सब शेल के लिए लगेगा, यानी एक ही शेल की सब शेल के लिए लगेगा। सीधी सी बात ये है। अब यहाँ ये मत कह देना कि एक इलेक्ट्रॉन 3s में है और एक 2p में है तो किसको निकाल लें। तो ये मत कहना सर ने कहा था कि s वाला ज़्यादा पेनिट्रेट है, इसको निकालने के लिए एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। भाई ये पेनिट्रेट ज़्यादा नहीं है 2p से, क्योंकि यहाँ n की वैल्यू भी देखिए। हाँ, अगर मैं यहाँ 3p ले लूँ तो अब सही है, अब ये ज़्यादा पेनिट्रेट है किससे? 3p वाले इलेक्ट्रॉन से। सही है, तो n की वैल्यू सेम रहे। ये जो चीज़ लिखी है ये मैंने मेन लिखी है इसके लिए, वहाँ अप्लाई करेंगे इसको। जैसे आपके पास 3s 3p 3d है, या मैं कहूँ कि 2s है और 2p है, तो 2s वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा वो ज़्यादा न्यूक्लियस के क्लोज होगा एज कम्पेयर टू 2p। 3s वाले इलेक्ट्रॉन ज़्यादा क्लोज होंगे एज कम्पेयर टू 3p। और न्यूक्लियस के जो सब शेल जितनी क्लोज होगी उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज़्यादा होगा और उससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर पेनिट्रेशन इफेक्ट लग जाएगा, और पेनिट्रेशन इफेक्ट का ऑर्डर क्या आ गया? सबसे ज़्यादा पेनिट्रेट कौन है? S, उसके बाद P, उसके बाद D और उसके बाद F। और ध्यान रहे N की वैल्यू इन सब के लिए क्या है? सेम होनी चाहिए, तब ये इफेक्ट हम अप्लाई करेंगे। यानी पेनिट्रेशन ज्यादा तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पेनिट्रेशन बोल सकते हैं हम कि आयनाइजेशन एनर्जी पेनिट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो सब शेल जितनी ज्यादा पेनिट्रेट होगी उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो हम कह सकते हैं आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पेनिट्रेशन इफेक्ट, पेनिट्रेशन इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगी। क्लियर? अब नेक्स्ट फैक्टर है यहां पर शील्डिंग इफेक्ट, या हम ये कहें फोर्थ फैक्टर यहां पे डिस्कस कर रहे हैं हम। और फोर्थ फैक्टर क्या लिया आपने? स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। कल आपको बताया था ना हमने, ये जो इनर शेल हैं इनमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेंगे? ये इनर शेल वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं ये इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियर चार्ज से शील्ड कर लेंगे। तो देखिए जितना शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा इन इलेक्ट्रॉन का, उतना ही इस आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियर चार्ज कम पड़ेगा। और न्यूक्लियर चार्ज कम पड़ेगा तो ये लूजली हेल्ड होगा, लूजली हेल्ड होगा तो इसको निकालने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी कम देनी पड़ेगी। तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो अगर मैं कहूं तो स्क्रीनिंग इफेक्ट के क्या हो गई? स्क्रीनिंग इफेक्ट के वो इनवर्सली हो गई। स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर ज्यादा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। और स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है वो मैं सारा आपको बता चुका हूं। स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर ज्यादा होगा तो ये न्यूक्लियर चार्ज को ज्यादा रोक लेंगे, और न्यूक्लियर चार्ज यहीं रुक गया तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जिसको बाहर निकालना है उस पर न्यूक्लियर चार्ज कम पड़ेगा, और उस पर न्यूक्लियर चार्ज कम पड़ेगा तो टाइटली हेल्ड नहीं होगा, और टाइटली हेल्ड नहीं होगा तो उसको निकालने के लिए एनर्जी कम देनी पड़ेगी। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर ज्यादा है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। और स्क्रीनिंग इफेक्ट का ऑर्डर हमने बताया था ना कि स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा किसका होता है? S का, उसके बाद P, उसके बाद D और उसके बाद F। D और F का तो हम तकरीबन क्या लेके चलते हैं? पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, और SP का स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होता है। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा आयनाइजेशन एनर्जी उतनी कम होगी, और स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर कम होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। तो ये फैक्टर कौन सा आ जाएगा आपका? स्क्रीनिंग इफेक्ट।
अब यहाँ पे 5 फैक्टर आपको हम बता रहे हैं। पहला हमने एटॉमिक साइज बता दिया, सेकंड फैक्टर हमने न्यूक्लियर चार्ज बता दिया, थर्ड फैक्टर जो हम लेके चले थे इसके अंदर वो पेनिट्रेशन इफेक्ट लेके चले थे, और फोर्थ फैक्टर हम यहाँ लेकर के चले शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब नेक्स्ट जो हम इसमें डिस्कस करेंगे फिफ्थ, वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आज हम लेके चलते हैं बेटा कुछ एप्लीकेशन लेकर के चलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी की, एप्लीकेशंस ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल। फर्स्ट हम इसमें लेके चलते हैं रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, एप्लीकेशन में ले रहे हैं। फर्स्ट हम लेके चल रहे हैं इसमें रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, मेटल की जो रिएक्टिविटी होगी वो किस चीज पे डिपेंड करती है कि वो मेटल कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और जल्दी से कौन मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम हो या ज्यादा हो। ऑब्वियसली आयनाइजेशन एनर्जी कम हो, तो आयनाइजेशन एनर्जी अगर कम है तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो आप ये कह सकते हैं कि रिएक्टिविटी मेटल की इंक्रीज कब करती है, जब वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन बनाता है, और जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज कब करेगा, जब उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आयनाइजेशन एनर्जी को हम यहां लें तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी ऑफ मेटल कह दें। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, तो जैसे हम यहां देखते हैं कि आप जैसे लिथियम से सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम पे आए हैं, आप इस साइड आएंगे तो जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या कर रही है, डिक्रीज। और आयनाइजेशन एनर्जी अगर डिक्रीज करेगी तो इनकी जो रिएक्टिविटी है मेटल की वो क्या करेगी, इंक्रीज। तो फर्स्ट हम ये कहेंगे रिएक्टिविटी ऑफ मेटल जो होगी वो आयनाइजेशन एनर्जी पे डिपेंड कर रही है कि आयनाइजेशन एनर्जी जिस मेटल की कम हो उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी। या हम ये भी कह सकते हैं मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर भी कह सकते हैं हम। दूसरा अगर यहाँ पे कहें तो इसको मेटालिक कैरेक्टर से भी कह सकते हैं, मेटालिक कैरेक्टर, और यू कैन से इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर या नेचर आप जो भी कहें, तो ये भी किस पे है, आयनाइजेशन एनर्जी अगर कम होगी तो मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। मेटल हम किन्हें कहते हैं, जो जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन बना दे, और जल्दी से इलेक्ट्रॉन कौन लूज करेगा, जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। तो इसमें भी हम ये कहें कि डाउन द ग्रुप आएंगे हम, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर रही है, तो जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर या मैं कहूं मेटालिक कैरेक्टर जो है वो डाउन द ग्रुप क्या करेगा, नीचे की तरफ आएंगे तो वो इंक्रीज करेगा, यही कहेंगे। नेक्स्ट इसमें हम लेके चलते हैं थर्ड में रेड्यूसिंग प्रॉपर्टी या रेड्यूसिंग नेचर। रेड्यूसिंग नेचर ये लेके चलते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं इसमें रेड्यूसिंग नेचर। अब रेड्यूसिंग नेचर का हमने क्या बताया था आपको, रेड्यूसिंग नेचर किसका होगा, देखिए हमने ये कहा था अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो हम ये कहेंगे कि उसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। और जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसे हम क्या कहेंगे, रेड्यूसिंग एजेंट। अब जल्दी से इलेक्ट्रॉन कौन लूज करेगा, जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी तो उसका ऑक्सीडेशन जल्दी होगा, और ऑक्सीडेशन जल्दी होगा तो रेड्यूसिंग नेचर, उसका रेड्यूसिंग कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी और रेड्यूसिंग नेचर में क्या रिलेशन आ गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेड्यूसिंग प्रॉपर्टी, यही कहेंगे रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। तो डाउन द ग्रुप अगर हम इसमें आते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या कर रही है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर रही है। तो जो रेड्यूसिंग नेचर है, रेड्यूसिंग नेचर वो डाउन द ग्रुप क्या करेगा, इंक्रीज, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी अगर डिक्रीज करेगी तो रेड्यूसिंग प्रॉपर्टी इंक्रीज करेगी। तो डाउन द ग्रुप आने पे रेड्यूसिंग कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज करता चला जाएगा। नेक्स्ट हम लेते हैं इसमें बेसिक प्रॉपर्टी। अगर हम लेके चलते हैं बेसिक प्रॉपर्टी, तो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतनी बेसिक प्रॉपर्टी ज्यादा होगी, यही होगा इसमें। तो हम ये कह सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है
वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी बेसिक प्रॉपर्टी के, बेसिक प्रॉपर्टी के। तो जितनी आयनाइजेशन एनर्जी कम उतनी बेसिक प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी। तो ये कुछ एप्लीकेशंस आ जाएंगी आपकी आयनाइजेशन एनर्जी की। अब चलिए इस पे क्वेश्चन देते हैं आपको, वो बताइए अगर यहाँ पर हम लेके चलते हैं, सपोज एक आपने लिया कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन, ये आप लेकर के चल रहे हैं। तो इस केस में मुझे ये बताइए, इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाइए सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का, इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाइए, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन, इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाइए सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का। फटाफट मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताएं। यही हो जाएंगे। यहां पर देखिए आपको सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी बतानी है, तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इनमें से निकल चुका है और अभी यूनिपॉजिटिव कैटायन है। तो सी पॉजिटिव जो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, सी पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन आपके पास रह जाएंगे 5, सी पॉजिटिव में 5, एन पॉजिटिव में कितने रहेंगे 6, एफ पॉजिटिव में कितने रहेंगे 8 और ओ पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे 7। तो ये वाली कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। अब यहाँ पे आपको ये पता है कि कार्बन से हम नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से फ्लोरीन इस साइड जाते हैं ना, लेफ्ट टू राइट। अब अगर बात करते हैं न्यूक्लियर चार्ज की, तो यहाँ कितना है 6, 7, 8 एंड 9, यही है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ देखिए बेटा, जो O पॉजिटिव है, O पॉजिटिव के अंदर इलेक्ट्रॉन जो निकालना है वो 2p3 में से निकालना है, और 2p3 आपको पता है हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, 2p3 हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे मुश्किल होगा, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, तो ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा। उसके बाद इस साइड अगर हम आते हैं तो साइज क्या करता है, डिक्रीज। तो ऑब्वियसली इसका साइज छोटा है नाइट्रोजन से, और नाइट्रोजन का छोटा है कार्बन से, और ऊपर से इस पे न्यूक्लियर चार्ज भी ज़्यादा है, इस पे इससे कम है, इस पे इससे कम है। तो इसके बाद क्या आएगा फ्लोरीन, फ्लोरीन, और यहाँ क्या आएगा नाइट्रोजन, और यहाँ क्या आएगा कार्बन। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी का ये ऑर्डर हो जाएगा इनका। किसी को डाउट है तो एक बार चैट बॉक्स में लिखिए आप मेरे से। एक टर्म लिखी थी बेटा आपको, और वो टर्म थी, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ध्यान होता आपको, टर्म यहां पर लिख रहा हूं मैं। सुना था ये नाम, इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये वाला नाम सुना था आपने? मैंने पहले लिया था एक जगह। 13th ग्रुप में ये आ जाएंगे आपके पास बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, और 14th में आ जाएंगे कार्बन, सिलिकॉन, जिर्मेनियम, टिन और लेड। और अगर यहां पे मैं कहूं तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ज्यादातर जो इस पे क्वेश्चन आते हैं बेटा वो इस ग्रुप को और इस ग्रुप को लेकर के आते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट पे। अगर यहां मैं जिक्र करता हूं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, अच्छे से समझना बेटा ये टॉपिक। यहां पर अगर मैं इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो इस ग्रुप की क्या आएगी NS2 NP1 आउटर मोस्ट शेल की, और इसकी क्या आएगी NS2 NP2, यही आएगी। अगर इस ग्रुप की मैं आउटर मोस्ट लिखता हूं तो NS2 NP1, और इसके लिए क्या आएगी NS2 NP2, यही आएगी। अब देखिए मैंने एक चीज आपको बताई थी कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट एक वर्ड आया था, इसका लिटरली मीनिंग मैंने क्या बताया था कि जब कोई एलिमेंट अपनी बॉन्डिंग स्टेट में आएगा, किसी के साथ बॉन्ड बनाएगा, उस दौरान उसके ऊपर चार्ज आएगा, उस चार्ज को ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। लिटरली मैंने ये बताया था। आयनिक कंपाउंड में तो मैंने ये कहा था सिंपली आपको
कि अगर आयनिक आपके पास कंपाउंड हैं तो उनमें सिंपली ये कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन देगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा जितने देगा, और जो लेगा उस पर नेगेटिव आ जाएगी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कह दूं आपको कि आपके पास NaCl है, तो यहाँ पे सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया है और Cl ने एक इलेक्ट्रॉन लिया है। तो यहां तो इजीली हम कह सकते हैं कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। आयनिक कंपाउंड में तो सिंपल है, जो जितने इलेक्ट्रॉन देगा वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव और जो जितने लेगा वो उसकी नेगेटिव हो जाएगी उतनी ही। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि आपके पास Na2O है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +1 और इसकी आ जाएगी -2, क्योंकि यहाँ पर एक सोडियम किस में कन्वर्ट हो रहा है, Na पॉजिटिव में आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। तो एक सोडियम की तो +1 है ना, 2 है तो 2 के लिए टोटल कितनी हो जाएगी +2, और माइनस का भी कितना हो गया -2। तो ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट का आप एल्जेब्रिक सम देखते हो, ये सम मॉलिक्यूल के केस में 0 आना चाहिए। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो +1 -1 0 आ गया क्योंकि मॉलिक्यूल है। मैं आयन का जिक्र नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मॉलिक्यूल का कह रहा हूँ आपको। इस केस में देखिए एक सोडियम पे +1 है तो 2 सोडियम पे +2 कहूँगा मैं, और ऑक्सीजन पे -2 क्यों का है, क्योंकि यहाँ पर 2 सोडियम हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके 2 Na पॉजिटिव बनाएंगे, और एक ऑक्सीजन जो होगी वो 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर के O2 नेगेटिव बनाएगी। तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले रही है ना, इसलिए -2। एक सोडियम एक ले रहे हैं तो इसकी +1 2 के लिए क्या हो जाएगी +2। तो यानी एक सोडियम की +1 दूसरे की +1, और इनका एल्जेब्रिक सम देखते हैं तो क्या आ गया 0। तो आयनिक कंपाउंड में तो इजी वे है ऑक्सीडेशन स्टेट बताना। अब कोवलेंट कंपाउंड के लिए मैंने बताया था, सपोज कोवलेंट कंपाउंड अगर आपके पास है, कोवलेंट कंपाउंड का एक सिंपल सा रूल इसके लिए बताते हैं कि अगर आपके पास ये कोवलेंट कंपाउंड है AB, अब देखिए AB ये भी हो सकता है, AB ये भी हो सकता है। एक लाइन आपको पता है सिंगल बॉन्ड को बताती है, डबल लाइन डबल बॉन्ड को बताती है। तो मान लो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन A का है, ये एज्यूम करो जब ये बॉन्ड बना एक इलेक्ट्रॉन A का, और एक इलेक्ट्रॉन आपने कह दिया यहां पर कि जो एक इलेक्ट्रॉन है ये B का है, ये इलेक्ट्रॉन B का और ये A का। अब मान लो कि B जो है इसकी टेंडेंसी ज्यादा, इसका होल्ड इन इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन मैं ये कहूंगा कि स्लाइटली जो है B की तरफ चले जाएंगे। और यहां एक टर्म मैं यूज करूंगा जो कि आप पहले भी सुन चुके होंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, यहां पर आप देख रहे हैं कि 2 बॉन्डेड एटम है A और B, तो ये बॉन्डेड एटम की टेंडेंसी होती है इन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, उसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। करवाएंगे टॉपिक आपको, यहां समझे सिंपली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। यह बॉन्डेड एटम की टेंडेंसी, आइसोलेट नहीं कह रहा मैं, बॉन्डेड कह रहा हूं क्योंकि इनके बीच यहां बॉन्ड बना हुआ है। यह बॉन्डेड एटम की टेंडेंसी है, क्या टेंडेंसी है, इन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे। यहां सपोज मैंने कहा है कि B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज्यादा है A से, तो B ने क्या किया, देखिए मिडवे में नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन के बीच में नहीं है, स्लाइटली B की तरफ चले गए हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन B ने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिए हैं, जिसकी वजह से B पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इसने A के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है, और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। इसने क्योंकि अपना नेगेटिव चार्ज B को दिया है स्लाइटली, तो इस पे प्रोटॉन जो होंगे वो डोमिनेंट हो जाएंगे, तो इस पे उतना ही अपोजिट यानी स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और अब जहां तक ऑक्सीडेशन स्टेट का सवाल है, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसको मैं दूंगा -1, और जिसकी कम है उसको दूंगा +1 एक बॉन्ड के लिए। और अगर उनके बीच 2 बॉन्ड हैं
तो इसको मैं दूंगा -2 और इसको मैं दूंगा +2। तो कोवेलेंट में ऐसे देखते हैं, कोवेलेंट में कंप्लीट ट्रांसफर तो इलेक्ट्रॉन का होगा नहीं, तो जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होगी उसको देंगे हम माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, और जिसकी कम होगी उसको देंगे प्लस। एक बॉन्ड के लिए एक एक और दो बॉन्ड के लिए दो दो आ जाएंगी। ये एक ऑक्सीडेशन स्टेट का फंडा है बेटा। ये चीज़ आई समझ में? एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएं। जब बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो उसमें जनरली आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। क्यों? कोई रीजन नहीं है, सिंपल सा यही रीजन है भाई। करने का तो अंदर वाले भी कर जाएं, लेकिन दिक्कत ये है कि जो बाहर वाले होंगे उनके ऊपर इस न्यूक्लियस का होल्ड कम होगा, और इसका होल्ड कम होगा तो ये इजीली पार्टिसिपेट कर जाएंगे। इनर इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो न्यूक्लियस से टाइटली हेल्ड होते हैं, तो वो बॉन्ड बनाने के लिए इतने फ्री नहीं होते जितने बाहर वाला फ्री होगा। तो इसलिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड बनाने में ज़्यादातर पार्टिसिपेट करते हैं। अगर वो भी टाइटली हेल्ड हो गए न्यूक्लियस से तो वो भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लेकिन वो लूजली हेल्ड है, सबसे दूर है, इसलिए उन पे न्यूक्लियर चार्ज कम है। ऊपर से स्क्रीनिंग इफेक्ट वगैरह और भी न्यूक्लियर चार्ज कम कर देते हैं, तो इसलिए बाहर वाले बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं जनरली। अब यहां अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट का जिक्र करता हूं तो आपको यह पता है कि ये आपके पास 13th ग्रुप के एलिमेंट हैं। इनकी आउटरमोस्ट शेल की कॉन्फ़िगरेशन ये है। अगर यहां बॉन्ड बनाने में ये तीनों इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करें, तीनों, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? +3। अगर ये अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ बॉन्ड बना रहे हैं तो। और अगर केवल ये एक इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करे, और सपोज ये ना करें, ये दो, केवल एक पार्टिसिपेट करे, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? +1। दो ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई ना यहां पर। अगर तीनों इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +3, और अगर केवल एक करता है ये वाला तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? +1। एम आई राइट? सिमिलरली इस केस में अगर आउटरमोस्ट शेल के चारों इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी? तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर होगी +4। और अगर केवल ये एनपी वाले दो पार्टिसिपेट करें और एनएस वाले ना करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या दिखाएंगे? ये +2। तो देखो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट तो आ गई इनकी, ये आ गई। और जनरली जो वेरिएबल दिखाते हैं वो जनरली ये नीचे वाले जो तीन एलिमेंट हैं ये शो करते हैं ज्यादातर इस चीज को। ये +3 +1 दिखा सकते हैं ये वाले, और ये वाले जो हैं ये +4 और +2 दिखा सकते हैं। ध्यान हो, मैंने आपको बताया था, मैंने आपको ये कहा था कि लेड जो होता है वो PbO भी बना सकता है और PbO2 भी बनाता है। अब यहाँ एक ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन लेता है, जैसे यहाँ मैंने बताया था कि सोडियम वाले केस में। तो यहाँ ऑक्सीजन की अगर ऑक्सीजन स्टेट में कहूँ -2 है तो इसकी कितनी होगी? +2, क्योंकि एज ए वोल क्या होगा? न्यूट्रल। और यहाँ एक ऑक्सीजन की -2 है तो दो ऑक्सीजन की -4, तो लेड की क्या होगी? यहाँ +4। तो देखिए यहाँ लेड +2 में है, यहाँ लेड +4 में है। और यही तो मैं कह रहा हूँ कि इस ग्रुप में ऑक्सीजन स्टेट आप देख रहे हैं कि +4 और +2 दिखा सकते हैं। अब मैंने इसके साथ ही आपको ये भी बताया था, जैसे मैं थैलियम को लेके चलूं, थैलियम क्लोराइड अगर मैं लिखता हूं तो देखिए एक तो ये क्लोराइड बनाता है ये, और एक ये वाला क्लोराइड बनाता है Cl3। अब यहाँ Cl का जिक्र करूं तो Cl भी क्या करेगा? Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, एक इलेक्ट्रॉन लेगा ये भी, और एक इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बनाता है? Cl नेगेटिव। तो यहाँ इसकी ऑक्सीजन स्टेट -1 और यहाँ थैलियम की +1। इस केस में एक की -1 तो तीन की कितनी आएगी? -3, और इसकी कितनी आ जाएगी? +3। तो देखिए ये भी वेरिएबल दिखा रहा है यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट, और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में हमने आपको बताया था। अब ये वेरिएबल दिखाते क्यों है वो मैंने लिखा है, किसकी वजह से? इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। तो अब हम जाएंगे इस टॉपिक पे कि इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है। यहां तक बताए बेटा, क्लियर हो गया? ये देखिए बेटा, ये हम कह रहे हैं आपको कि जो गैलियम है ये स्कैंडियम से जिंक पे जाएंगे तो 21 से 30, और यहाँ फिलिंग किसकी हो जाती है? 3D सब सेल की फिलिंग हो जाती है इसमें।
तो गैलियम में 3D की फिलिंग हो जाएगी, इंडियम में 4D की, और थैलियम में 5D के साथ साथ 4F की भी फिलिंग हो जाएगी। सिमिलरली जर्मेनियम में 3D फील्ड होगा, यहाँ 4D फील्ड होगा, और इसमें 5D और 4F फील्ड होंगे। कहता हूं तो या इसकी आउटर मोस्ट कौन सी होगी, फोर्थ, इसकी फिफ्थ और इसकी सिक्स्थ होगी, यही हो जाएगा। और ये भी आपको पता है कि डी और एफ जो होते हैं उनका स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, पुअर। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होगा, पुअर। अब इसमें ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि इनमें जब हम 13th ग्रुप में डाउन द ग्रुप आएंगे या 14th ग्रुप में डाउन द ग्रुप आएंगे, तो जो कम वाली ऑक्सीडेंट स्टेट है 13th में कौन कौन सी दिखा रहे हैं, +1 एंड +3। 14th में कौन सी दिखा रहे हैं, +2 एंड +4। तो डाउन द ग्रुप अगर हम आएंगे तो जो कम वाली ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। जो कम वाली ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी। यानी हम 13th ग्रुप में नीचे की तरफ आएंगे तो +1 जो है ये ज्यादा स्टेबल होती चली जाएगी, मोर स्टेबल होती चली जाएगी जब हम डाउन द ग्रुप आएंगे +3 की बजाय। और इस केस में कौन सी ज्यादा स्टेबल होती चली जाएगी, +2 ज्यादा स्टेबल होती चली जाएगी +4 से जब हम डाउन द ग्रुप आएंगे। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि पी ब्लॉक में जब हम डाउन द ग्रुप यहां पर आ रहे हैं तो जो कम वाली ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज्यादा स्टेबल हो जाती है। जैसे यहाँ पे +1 ज्यादा स्टेबल होगी और यहाँ पे +2 ज्यादा स्टेबल होगी। रीजन यही जो अभी हम जिसके बारे में कह रहे हैं, जो पढ़ेंगे कि ये है क्या, रीजन यही, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। रीजन तो यही रहेगा कि इसकी वजह से ऐसा हो रहा है यहां पर। क्लियर। तो डाउन द ग्रुप अगर हम आएंगे तो यहां कम वाली ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती चली जाएगी। डी ब्लॉक में इससे उल्टा होता है, थोड़ा नॉलेज के लिए आपको बता दूं मैं। डी ब्लॉक में इससे थोड़ा उल्टा होता है। जैसे डी ब्लॉक में मैं यहां सपोज उठा रहा हूं आपके लिए, यहां मैंने ले लिया क्रोमियम, मोलिब्डिनम, टंगस्टन। ये एक ही ग्रुप में, अगर आप देखेंगे तो पीरियोडिक टेबल में एक ही ग्रुप में है। और या मैं अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे +6 का जिक्र करता हूं कि ये ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट +6 दिखाते हैं ये वाले, तो इसमें जब नीचे की तरफ आऊंगा, ऐसे तो +3 भी दिखाता है और भी दिखाते हैं, लेकिन हाईएस्ट ये दिखाते हैं, यानी बड़े वाली ऑक्सीजन स्टेट ये है। इनमें नीचे की तरफ आऊंगा तो ये ज्यादा वाली ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। इनमें उल्टा होता है। तो अगर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट का मैं जिक्र करूं तो यहाँ टंगस्टन के लिए ये ज्यादा स्टेबल होगी और इसके लिए कम स्टेबल होगी। जबकि पी ब्लॉक में देखिए उल्टा हो रहा है। पी ब्लॉक में क्या हो रहा है कि कम वाली ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो हैवियर मेंबर के लिए ज्यादा स्टेबल है, और यहां ज्यादा वाली ऑक्सीडेशन स्टेट हैवी मेंबर के लिए ज्यादा स्टेबल है। हैवियर मेंबर मैं कह रहा हूं जो नीचे की तरफ आएंगे उनका एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा, एटॉमिक मास बढ़ता जाएगा, इसलिए उनको हैवियर बोल रहा हूं मैं। तो यहां पर डी ब्लॉक में ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उनके लिए स्टेबल रहेगी जो हैवियर मेंबर है, और यहां पर जो है वो हैवियर मेंबर के लिए कम वाली ऑक्सीजन स्टेट ज्यादा स्टेबल रहेगी। एक तो बेटा यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी हैं, आप बुक खोल लेंगे, बुक में ना मिले, आपको दिखाई ना दे, कंफ्यूज नहीं होना है। ये चीज यूज होनी है कहीं ना कहीं, आप बस जो मैं कर रहा हूं उसको नोट करते रहें, ठीक है ना। ये चीज ना देखे कि इनर्ट पेयर इफेक्ट पन्ने पलट रहे, मुझे नहीं मिला, कहां नहीं मिला, कहीं भी आएगा, आगे भी आएगा। बेटा मैं पढ़ाते होता आपको कोई चीज आ गई, हो सकता है कि आपके जो है मैं 10वें चैप्टर का यहाँ पे टॉपिक डाल दूं और यहाँ मैं उसको एक्सप्लेन कर दूं। तो इन चीजों को पर्टिकुलर ध्यान रखेंगे आप कि जो करवा रहा हूं उसको नोटबुक में आप नोट करते जाएं। मेरा अपना तरीका होता है करवाने का, तो उसको आप फॉलो करेंगे। अब बुक खोल ले, इनर्ट पेयर आपको ये कहीं दिखाई ना दे, डिटेल ना मिले, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तभी मैं कह रहा हूं यहीं पे टॉपिक अपने क्लियर करें और उनके नोट्स बनाएं, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए जब हम नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ +1 ऑक्सीजन स्टेट ज्यादा स्टेबल है और यहाँ +2 ज्यादा स्टेबल है। तो मैं ये कह सकता हूं यहाँ पे कि अगर +1 ऑक्सीजन स्टेट का मैं जिक्र करता हूं तो आप देखिए यहाँ पे आ रहे हैं, और मैंने बताया मेनली किसके लिए, ये लास्ट के 3 जो हैं। तो अगर +1 ऑक्सीजन स्टेट का मैं जिक्र करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि थैलियम जो होगा इसकी ये ज्यादा स्टेबल होगी किससे, इंडियम से, और इसकी ये ज्यादा स्टेबल होगी गैलियम से।
यानी इसकी +1 ऑक्सीडेंट स्टेट, +1 और +1 ऑक्सीडेंट स्टेट, यही ऑर्डर होगा इनकी स्टेबिलिटी का। और अगर मैं कहूं तो ये भी कह सकता हूं, ये भी कह सकता हूं बेटा, ये चीज भी इसमें कह सकता हूं मैं, इंडियम, और ये आ गया थैलियम। तो थैलियम के लिए सबसे कम स्टेबल कौन सी होगी? +3, क्योंकि यही तो मैंने बताया ना कि यहां से हम नीचे आएंगे तो +1 स्टेबल हो जाएगी, तो +1 सबसे ज्यादा स्टेबल थैलियम के लिए, उससे कम स्टेबल इंडियम के लिए, उससे कम गैलियम के लिए। और +3 का जिक्र करूंगा तो +3 की स्टेबिलिटी इस तरफ घटेगी नीचे की तरफ, तो ऊपर की तरफ बढ़ेगी। तो गैलियम के लिए +3 सबसे ज्यादा स्टेबल और थैलियम के लिए सबसे कम। तो मैंने यही ऑर्डर लिखा है, देखिए। सिमिलरली यही चीज मैं कह सकता हूं, किसके लिए कह सकता हूं, इस तरफ जो आपके पास कार्बन फैमिली है उसमें कह सकता हूं मैं कि जो +2 ऑक्सीडेंट स्टेट है वो इसके लिए ज्यादा स्टेबल है, यही रहेगा। ये ऑर्डर आएगा +2 का, जिर्मेनियम +2, यानी ऑक्सीजन स्टेट इसकी +2 ज्यादा स्टेबल है, इसकी +2 से और इसकी +2 से। और अगर जिक्र करता हूं +4 का, तो जिर्मेनियम के लिए ज्यादा स्टेबल हो जाएगी +4, और फिर इसके लिए कम स्टेबल हो जाएगी +4, और फिर इसके लिए कम स्टेबल, और इसके लिए सबसे कम स्टेबल +4। यही चीज कहूंगा मैं, क्लियर। लेकिन अभी तक मैंने ये नहीं बताया कि ऐसा क्यों है, इसके बारे में नहीं बताया, अभी तो केवल बता रहा हूं कि इनमें होगा क्या, यही चीजें हो रही हैं। एक बार यहां तक बताए बेटा, किसी का डाउट? तो देखिए ऐसा क्यों हुआ है बेटा, जब हम यहां बोरोन, एक को एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, एक ग्रुप को, दूसरे को अपने आप कर लेना आप जब बोरोन से एल्यूमिनियम पे आएंगे और एल्यूमिनियम से गैलियम पे और गैलियम से आप आएंगे इंडियम पे और इंडियम से आएंगे थैलियम पे, कार्बन के लिए भी एक्सप्लेनेशन यही हो जाएगी उस ग्रुप के लिए। तो यहां पर आपको पता है 3D की फीलिंग हमने कही, यहां पर हमने कहा 4D की फीलिंग हो जाएगी, और यहाँ 5D एंड 4F की फीलिंग हो जाएगी। तो यानी इस साइड जैसे हम आ रहे हैं तो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता जा रहा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो पुअर होता जा रहा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है, क्योंकि आपको पता है स्क्रीनिंग इफेक्ट का ऑर्डर हमने क्या बताया था, S, P, D और F। तो इसमें स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे कम होगा, और इन तीनों में कंपेयर करें तो इसमें स्क्रीनिंग इफेक्ट इनके कंपेरेटिवली ज्यादा होगा, लेकिन डाउन द ग्रुप और डिक्रीज करता चला जाएगा स्क्रीनिंग इफेक्ट, एम राइट। अब स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर डिक्रीज करेगा तो ये देखिए, यही है, अगर यहां स्क्रीनिंग इफेक्ट डिक्रीज होता चला गया तो आउटर मोस्ट शेल, और आउटर मोस्ट में क्या है आपके पास, NS2 NP1, इनके ऊपर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जाएगा। आप नीचे की तरफ आ रहे हैं, नीचे की तरफ आने से जो यहां स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो पुअर हो गया इनर इलेक्ट्रॉन का। क्यों पुअर हो गया? क्योंकि डी और एफ की फिलिंग हो गई। तो इस तरफ जैसे आप गैलियम से थैलियम की तरफ आएंगे तो स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, और स्क्रीनिंग इफेक्ट डिक्रीज होगा तो जेड इफेक्टिव मैंने बता दिया था, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन फील करेंगे, वास्तव में जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर जाएगा। और जेड इफेक्टिव अगर इंक्रीज करेगा तो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से टाइटली हेल्ड हो जाएंगे, और अगर ये टाइटली हेल्ड हो जाएंगे तो इनकी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करने की टेंडेंसी डिक्रीज हो जाएगी। और अब अगर मैं अब आउटर मोस्ट का भी जिक्र करूं तो ध्यान से समझिएगा आप, ये मैंने कहा है आपके पास, सपोज ये आउटर मोस्ट शेल है, ये आउटर मोस्ट शेल है, और यहां पे क्या बताया मैंने, NS और NP हैं, NS में 2 इलेक्ट्रॉन, NP में 1। तो इनको अगर मैं देखता हूं तो यहां NS और यहां NP होगा। पेनिट्रेशन इफेक्ट को ध्यान करो, पेनिट्रेशन इफेक्ट को ध्यान करो। देखिए मैंने क्या बताया है कि आप डाउन द ग्रुप आएंगे तो डी और एफ की फीलिंग होने से स्क्रीनिंग इफेक्ट डिक्रीज कर जाएगा, जिससे कि जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर जाएगा। और जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा तो आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है NS2 और NP में, इन पे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन पे ज्यादा हो जाएगा, यानी ये टाइटली हेल्ड हो जाएंगे। और इन दोनों पे भी अगर मैं कहूं तो कौन से इलेक्ट्रॉन टाइटली हेल्ड होंगे, मोर टाइटली कौन होंगे, NS वाले, ये ज्यादा टाइटली हेल्ड हो जाएंगे। रीजन
क्योंकि ये ज्यादा पेनिट्रेट है, न्यूक्लियस के क्लोज हैं, तो ये जो ns में 2 इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस से टाइटली हेल्ड हो जाएंगे और इन 2 इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करने की कम हो जाएगी और ये 1 इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी रहेगी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करने की। और ये 2 इलेक्ट्रॉन क्योंकि इन पे न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा बढ़ गया, ये यहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन में इनकी टेंडेंसी पार्टिसिपेट करने की कम हो गई, तो मैं ये कहूंगा इन्होंने यहां पर इनर्ट पेयर बना लिया। इनर्ट का मतलब जिनकी टेंडेंसी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करने की ना हो, और पेयर का मतलब क्योंकि यहाँ पे 2 है इसलिए पेयर कह दिया, और इसी इफेक्ट को मैंने बोल दिया इनर्ट पेयर इफेक्ट। आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियर चार्ज क्यों बढ़ गया? क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो डिक्रीज हो गया। क्यों डिक्रीज हो गया? क्योंकि डी और एफ का स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर होता है। तो नीचे की तरफ आएंगे तो स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर होने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आउटर मोस्ट पे ज्यादा बढ़ गया। और आउटर मोस्ट में क्या है? एनएस और एनपी है, उनमें से भी एनएस न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज है पेनिट्रेशन की इफेक्ट की वजह से। तो इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये ज्यादा टाइटली हेल्ड हो जाएंगे न्यूक्लियस से और इनकी टेंडेंसी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करने की कम होगी। तो मैं ये कहूंगा ये इनर्ट पेयर बना लेंगे, इसको इनर्ट पेयर इफेक्ट कहेंगे, और इस एक की टेंडेंसी ज्यादा होगी। तो इसलिए मैंने कहा नीचे की तरफ आएंगे तो आपको पता है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट डाउन द ग्रुप बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट डिक्रीज कर रहा है, तो डाउन द ग्रुप इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ेगा, तो इसका मतलब इस एक इलेक्ट्रॉन की पार्टिसिपेट करने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी, तीनों की नहीं। तो डाउन द ग्रुप जो है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ज्यादा स्टेबल होती जाएगी एज कंपेयर टू +3। और यही हमने आपको बताया था कि डाउन द ग्रुप कम वाली ज्यादा स्टेबल होगी एज कंपेयर टू +3। इस पे कुछ क्वेश्चन बनते हैं बेटा बहुत बढ़िया, वो कल मुझे एक बार रिमाइंड करवा देना, वो आपको हम कल करवाएंगे। फिर स्टार्ट करते हैं बेटा। कल आपको हमने बताया था इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में, और इनर्ट पेयर इफेक्ट में आपने कल क्या पढ़ा था कि इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, यही हमने आपको बताया था। और इनर्ट पेयर इफेक्ट कहाँ देखने में मिलता है? पी के अंदर। इनर्ट पेयर इफेक्ट जैसे हमने कल एग्जांपल लिया था आपके पास बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, या हमने ये लिया था यहाँ पर कार्बन, सिलिकॉन, जिर्मेनियम, टिन, लेड। इसमें हमने आपको कहा था कि इनकी जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल की कॉन्फ़िगरेशन होती है वो NS2 और NP1 है, और इनकी जो होती है वो NS2 और NP4 है, NP2 है। फिर हमने कहा था कि यहाँ पे आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, तीनों पार्टिसिपेट करेंगे तो ये ऑक्सीजन स्टेट +3 दिखाएंगे, और केवल 1 वाला पार्टिसिपेट करेगा तो ये +1 दिखाएंगे। और यहाँ ये अगर चारों इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट +4 दिखाएंगे, और केवल ये 2 पार्टिसिपेट करेंगे तो +2 दिखाएंगे। और फिर हमने इसका एग्जाम्पल लेके आपको बताया था कि जब हम यहाँ से ज्यादातर गैलियम से हम नीचे जाते हैं तो गैलियम में हमने आपको बताया था फिलिंग किसकी हो जाएगी? 3D की, इसमें 4D की, और इसके अंदर 5D और 4F की। तो जो स्क्रीनिंग इफेक्ट था वो पुअर होता चला जाएगा नीचे की तरफ, और स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर डिक्रीज होता चला जाएगा तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज था वो इंक्रीज होता चला जाएगा। और उसकी वजह से जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल जो आपके पास है, जैसे मैं ये कह दूं ये आउटर मोस्ट शेल है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है आपके पास ये तीन इलेक्ट्रॉन कौन से कह रहा हूं मैं? 2 S में और 1 P में। इनके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और इन दोनों पे भी अगर जिक्र करूं तो आपको ये पता है, अगर ये मैं न्यूक्लियस लूं तो आपको ये पता है भार वाली सेल में यहाँ पर NS होगा और यहाँ पर NP होगा, क्योंकि NS ज़्यादा पेनिट्रेट होगा। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, और ये जो यहाँ पर S है ये न्यूक्लियस के P के कंपेरेटिवली ज़्यादा क्लोज है, तो इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा पड़ेगा न्यूक्लियस का, और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो होंगे इनकी टेंडेंसी बॉन्ड बनाने की डिक्रीज हो जाएगी, यानी ये इनर्ट पेयर बना लेंगे। 2 हैं इसलिए पेयर बोल दिया, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करने की टेंडेंसी कम हो गई इसलिए इनर्ट बोल दिया, और इसी को नाम दे दिया इनर्ट पेयर इफेक्ट। और अब केवल ये जो इलेक्ट्रॉन इसकी टेंडेंसी ज़्यादा होती है बॉन्ड बनाने की, इसलिए हमने ये कहा था कि जो हम डाउन द ग्रुप यहाँ जाएंगे, नीचे की तरफ जाएंगे,
तो +1 वाली जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी जो स्टेबिलिटी होगी, इसकी स्टेबिलिटी क्या करेगी, इंक्रीज, और +3 वाली जो होगी उसकी स्टेबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज। यही हमने आपको बताया था। तो अब जैसे ये कह दें हम आपको यहां, इसके लिए ऑर्डर भी लिखा था हमने कि आपके पास गैलियम है +1 में, आपके पास इंडियम है +1 में, और हमने कहा कि आपके पास थैलियम है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो +1 ज़्यादा स्टेबल इसके लिए होगी, ये ऑर्डर होगा। और अगर हम +3 का जिक्र करते हैं तो +3 में अगर आप ऑर्डर लेंगे तो +3 में ऑर्डर क्या आ जाएगा, +3 में ऑर्डर आ जाएगा ये वाला कि +3 ज़्यादा स्टेबल होगी गैलियम के लिए और इसके लिए। इसी तरह यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो जर्मेनियम, टीन और लेड, और अगर मैं जिक्र करता हूँ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल किसके लिए रहेगी, लेड के लिए, और सबसे कम यहाँ इसके लिए रहेगी। और अगर जिक्र करूँ मैं +4 का, तो +4 इन तीनों में अगर हम देखते हैं, वैसे तो कार्बन के लिए सबसे ज़्यादा हो जाएगी यू कैन से, और यहाँ पर अगर हम लेके चलें टीन और यहाँ पर हम लेके चलें पीबी, तो +4 ये रहेगी, ये रहेगी। अब आप देख रहे हो कि थैलियम +1 में ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाएगा एज कंपेयर टू +3, और पीबी +2 में ज़्यादा स्टेबल बनाएगा एज कंपेयर टू +4। क्लियर। अब देखो इसमें क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं बेटा, यहीं पे अगर हम लें कि ये कह दें कि आपके पास एक है PbCl4 और एक आपके पास है SnCl4, और इन दोनों में ये कह दें आपसे कि कौन सा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, विच वन इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए मैंने आपको एक चीज बताई थी, हल्का सा ध्यान दे उस पर, उस चीज को यहां पे कनेक्ट कर रहा हूं। ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा, हमने ये कहा था ना, जैसे सोडियम गया Na पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन लूज करके इसका ऑक्सीडेशन हो गया, और जैसे मैंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन लेगा, इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो यहां इसका रिडक्शन हो गया। अब इसी चीज को, एक चीज का ध्यान रखना, मैं इस चीज में कह सकता हूं, सिंपल सा आपको क्या देखना है, अगर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करता है और नेगेटिव डिक्रीज करता है तो ऑक्सीडेशन होगा। पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करे किसी का और नेगेटिव डिक्रीज करे तो ऑक्सीडेशन होगा, और अगर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज करे और पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज करे तो रिडक्शन होगा। अब यहां पे देखिए सोडियम पे यहां कोई चार्ज नहीं है, यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो पॉजिटिव चार्ज क्या कर गया, यहां पर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर गया, तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। यहां देखिए Cl नेगेटिव था, यहां Cl पे एक नेगेटिव चार्ज आ गया, तो नेगेटिव चार्ज क्या कर गया, इंक्रीज, तो यहां क्या हो गया, रिडक्शन। तो आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन इससे भी देख सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करे और नेगेटिव डिक्रीज तो ऑक्सीडेशन, और अगर नेगेटिव इंक्रीज और पॉजिटिव डिक्रीज तो रिडक्शन। ये आप कह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये कह दें कि सिंपली आपको ये कह दिया कि आपके पास Fe2 पॉजिटिव है और ये कन्वर्ट हो गया Fe3 पॉजिटिव में, तो बताइए क्या हुआ है। तो ऑब्वियसली आप देख रहे हैं यहाँ इलेक्ट्रॉन लूज करके ही जाएगा, और सीधा आप देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कितना है, +2, यहाँ पे कितना है, +3, तो इंक्रीज हुआ है ना पॉजिटिव, और पॉजिटिव इंक्रीज हुआ है तो यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। और अगर आपको ये कह दें कि Fe3 पॉजिटिव ये कन्वर्ट हुआ है Fe2 पॉजिटिव में, तो यहां पर आप देख रहे हैं पॉजिटिव क्या कर रहा है, डिक्रीज, तो यहां पर क्या हुआ है, रिडक्शन। ये ऑब्वियस है बेटा, देखिए Fe2 पॉजिटिव Fe3 पॉजिटिव में कैसे जाएगा, इलेक्ट्रॉन लूज करके ही जाएगा, लेके तो जा नहीं सकता, अगर इलेक्ट्रॉन लेगा तो Fe प्लस में आ जाएगा एक पॉजिटिव में, Fe3 पॉजिटिव Fe2 पॉजिटिव में कैसे जाएगा, आफ्टर हैविंग वन इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसका क्या होगा, रिडक्शन। तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज ऑक्सीडेशन, और अगर पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज तो रिडक्शन। यही हमने बताया आपको। जैसे और लें इस तरफ,
हम ये कह दें I2 कन्वर्ट हो गया 2I नेगेटिव में, और एक मैं कहूं कि 2I नेगेटिव कन्वर्ट हो गया I2 में। तो यहां पे आप देख रहे हो चार्ज कुछ भी नहीं है, और यहां पे चार्ज क्या आ गया, माइनस। तो नेगेटिव चार्ज इंक्रीज कर गया, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज कर गया, तो यहां पर क्या हुआ है, रिडक्शन। और यहां पर देखिए नेगेटिव चार्ज था और यहां पे क्या हो गया, जीरो, न्यूट्रल है ये। और यहां पे नेगेटिव चार्ज था, तो नेगेटिव चार्ज क्या कर गया यहां पर, इस केस में नेगेटिव चार्ज कर गया डिक्रीज। तो ये क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। और अगर कंप्लीट लिखें तो यही होगा कि I2 जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के जाएगा किसके अंदर, 2I नेगेटिव में, और इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या होगा, रिडक्शन। और इसी तरह मैं ये लिखूं कि आपके पास 2I नेगेटिव है, तो ये I2 में कैसे जाएगा, ऑब्वियसली आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहां क्या होगा, ऑक्सीडेशन। या सिंपल था जो मैंने ये फंडा आपको बताया, ये ध्यान रखें कि पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है और नेगेटिव डिक्रीज तो ऑक्सीडेशन, और नेगेटिव इंक्रीज पॉजिटिव डिक्रीज तो क्या हो रहा है, रिडक्शन। एक बार मुझे रिस्पॉन्स दे, ये बात आपको क्लियर होगी बेटा। मैंने आपको एक चीज और बताई थी, ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने आपको बताई थी। अब देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर एक ही बात है, आप ऑक्सीडेशन नंबर कहें या ऑक्सीडेशन स्टेट कहें, एक ही बात है आपकी बुक के अकॉर्डिंग। हालांकि दोनों में हल्का सा फर्क होता है भाई, ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट में हल्का सा डिफरेंस होता है, वो आपको मैं रिडॉक्स वाले में बताऊंगा कि क्या डिफरेंस होता है। लेकिन आपकी बुक जो है वो दोनों को सेम ही लेके चलती है, लेकिन इनमें हल्का सा डिफरेंस है। तो आपको तो यहाँ जहां भी मिले आप सेम ही मान लेना। ऑक्सीडेशन स्टेट की फॉर्म में क्या है कि ये माने आप ऑक्सीडेशन नंबर अगर किसी का, ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज करेगा तो ऑक्सीडेशन होगा, और अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करेगा तो रिडक्शन होगा। ये ऑक्सीडेशन नंबर की फॉर्म में आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन कह सकते हैं। ये रिडोक्स में आपको खूब डिटेल से कराएंगे हम। ऑक्सीडेशन नंबर आपको बताया था कि जब कोई एटम दूसरे से कंबाइन करके कंपाउंड बनाता है, कंबाइंड स्टेट में आता है, उस दौरान उस पर जो चार्ज अपीयर होता है, अगर ऑक्सीडेशन नंबर किसी का इंक्रीज करता है तो हम कहेंगे ऑक्सीडेशन हो गया, और अगर ऑक्सीडेशन नंबर किसी का डिक्रीज करता है तो हम कहेंगे कि रिडक्शन हो गया। ठीक है। अब इसमें एक चीज और ये मैं बता ही चुका हूं कि जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसे हम क्या कहेंगे, रेड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होगा उसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये तो मैं पहले बता ही चुका हूं आपको कि जिसका ऑक्सीडेशन उसको रेड्यूसिंग एजेंट या क्या बोल देंगे, रिडक्टेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन होगा, जिसका रिडक्शन होगा उसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट, या ऑक्सीडेंट कह देंगे। ठीक है। अब अपना क्वेश्चन ये था, देखिए वापस अपने क्वेश्चन पे जाते हैं हम। यहां पे हमने ये कहा है कि PbCl4 और SnCl4 में कौन बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन भाई आपके कंपटीशन में खूब आते हैं, आप नीट के पेपर उठा के देखना, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपको। आप देखिए यहां पहले हम निकालते हैं ऑक्सीडेंट स्टेट, ये आपको पता ही है, यहां जो हेलोजन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और एक Cl के लिए इसकी ऑक्सीजन स्टेट होगी -1, एक Cl की -1, 4 Cl है तो -4 हो गए। तो यहां Pb की क्या आ जाएगी, Pb की अगर आप ऑक्सीडेंट स्टेट यहां लिखेंगे तो Pb की ऑक्सीडेंट स्टेट यहां हो जाएगी +4, ये +4 में है। Pb को अगर आप लेकर के चलते हैं यहां पर तो Pb आपके पास आ जाएगा +4 में। इसी तरह यहां पे Sn भी किस में है, +4 में, Pb भी +4 में, Sn भी +4 में। और ये पूछा है कि कौन सा बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होंगे, जिनका खुद का क्या होगा, रिडक्शन, जिनका खुद का रिडक्शन होगा उन्हें हम कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। राइट। अब देखिए यहां पर इस कंपाउंड में Pb किस में है, +4 में। अगर ये रिड्यूस होगा तो किस में जाएगा भाई, रिड्यूस होगा तो इसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या होगी, घटेगी। इस पे जो चार्ज है ये +4 ये घटेगा अगर इसका रिडक्शन होगा तो।
तो ये किस में आएगा, +2 में। इस तरफ अगर SnCl4 ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा तो इसका भी रिडक्शन होगा और इसका भी रिडक्शन होगा, तो ये किस में आएगी, Sn ऑक्सीडेशन स्टेट +4 से किस में आएगी, +2 में। समझे मेरी बात को। PbCl4 में जो लेड है, लेड की ऑक्सीजन स्टेट है +4, क्योंकि एक जो Cl है उसकी -1 है, Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। तो यहां पर देखिए कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इस पे एक बॉन्ड के लिए -1 आएगा, लेकिन ये 4 हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा, -4। तो Cl के लिए टोटल कितना हो गया यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर, -4। तो Pb का भी क्या होगा, +4, तभी तो ये न्यूट्रल बनेगा। इसी तरह यहाँ पर एक Cl का -1 ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ आ गया -4 और यहाँ इसका +4। तो यहाँ क्वेश्चन ये है कि इनमें बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा वो होगा जिसका रिडक्शन जल्दी होगा, और इनका रिडक्शन होगा तो क्या होगा, Pb +4 से +2 में जाएगा और Sn +4 से +2 में जाएगा। तो अब देखना यह है कि ये रिडक्शन किसका जल्दी होगा, वो +4 से +2 में जल्दी जाएगा, वो +4 से +2 में जल्दी जाएगा, जिसके लिए +2 वाली कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होगी। +2 वाली कॉन्फ़िगरेशन जिसके लिए स्टेबल होगी वो जल्दी जाएगा। अब +4 तो PbCl4 है, लेड +4 में बैठा है, SnCl4 है तो वहां पर Sn +4 में बैठा है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ऑब्वियसली इनका रिडक्शन होगा, रिडक्शन होगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी तो लेड +4 से +2 में जाएगा, और जो SnCl4 है यहाँ पे Sn +4 में है तो ये +4 से +2 में जाएगा। तो अब जो भी जल्दी से +2 में चला जाएगा वो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और +2 के अंदर कौन जाएगा, यहां तक बताए बेटा एक बार समझ कि आपके पास PbCl4 और SnCl4 में से कौन सा बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन बेटर होगा, जिसका रिडक्शन जल्दी होगा, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जिनका रिडक्शन हो। और यहां हम देखते हैं PbCl4 में जो लेड है इसकी ऑक्सीजन स्टेट +4 है, क्योंकि Cl की -1 होती है, एक Cl की -1 तो 4 Cl की -4 हो गई, तो -4 और इसकी +4 एज ए वोल क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। कल बताया था मैंने मॉलिक्यूल न्यूट्रल रहेगा। और यहां पर अगर हम देखते हैं तो यहां भी Sn +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेटर वो होगा जिसका रिडक्शन जल्दी हो, और रिडक्शन किसका जल्दी होगा, जो +4 से +2 में जल्दी जाए, क्योंकि रिडक्शन होगा तो लेड किस में जाएगा, +4 से +2 में जाएगा, Sn भी +4 से +2 में जाएगा। और +2 में कौन जल्दी जाएगा, जिसके लिए +2 वाली जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट जिसके लिए स्टेबल होगी वो जल्दी से +2 में जाएगा। तो +2 में जल्दी से कौन जाएगा, वो जाएगा जिसके लिए +2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी। ये जिसके लिए स्टेबल होगी वो जल्दी से जाएगा बेटा। और ये किसके लिए स्टेबल, अगर आप देखते हैं तो यहां अगर हम देखें तो +2 अगर हम देखते हैं तो यहां आप देख रहे हैं कि +2 इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से Pb के लिए ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू Sn। तो PbCl4 और SnCl4 में से जो है कौन जल्दी से जाएगा, जो PbCl4 है ये जल्दी से +4 से +2 में जाएगा, यानी इसका रिडक्शन जल्दी होगा, और इसका रिडक्शन जल्दी होगा तो ये बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो इन दोनों में बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो गया, PbCl4 बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होंगे जिनका खुद का रिडक्शन होगा, खुद का रिडक्शन होगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करेगी, डिक्रीज। जब रिडक्शन होता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करती है। तो अब यहाँ लेड +4 में है, डिक्रीज होकर के +2 में जाएगा, यहां पर 3+4 में है, डिक्रीज होकर के +2 में जाएगा। तो किसके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट जल्दी से +4 से +2 में जाएगी, जिसके लिए +2 ज्यादा स्टेबल है। और +2 ज्यादा स्टेबल किसके लिए है, इनर्ट पेयर इफेक्ट में हमने बताया था कि लेड के लिए +2 ज्यादा स्टेबल है, तो यहां लेड +4 से +2 में जल्दी जाएगा एज कंपेयर टू टीन। तो इसलिए यहां इस कंपाउंड का रिडक्शन जल्दी होगा और ये बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो इस टाइप से इस पे क्वेश्चन आते हैं। एक बार रिस्पॉन्स दें, ये समझ में आया आपको। अगली बार आपका क्वेश्चन क्या है कि SnCl2 और PbCl2 में से कौन से बेटर रेडिशिंग एजेंट हो गए। हिंट मैंने दे दिया कि रेडिशिंग एजेंट कौन होते हैं, जिनका खुद का ऑक्सीडेशन होता है।
तो यहाँ पर SnCl2 और BCl2 में से कौन बेटर रेड्यूसिंग एजेंट होगा, चैट बॉक्स में लिख के बताएं मुझे और क्यों। यहाँ आपको पता है कि Sn+2 ऑक्सीजन स्टेट में, Pb+2 में है, तो ऑक्सीडेशन किसका जल्दी होगा, कौन +2 से +4 में जल्दी जाएगा, जिसके लिए +4 ज़्यादा स्टेबल होगी, और +4 ज़्यादा स्टेबल किसके लिए है, टिन के लिए। तो इसलिए हम कह सकते हैं SnCl2 जो है ये बेटर रेड्यूसिंग एजेंट है एज कंपेयर टू PbCl2। और अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जिक्र करें तो हमने बताया था PbCl4 बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है SnCl4 से। तो इस टाइप से आपके पास क्वेश्चन आते हैं। अब इनमें से कोई भी देखो, यहां से जैसे मैंने लेड और टिन को उठाया है, तो लेड टिन की बजाय लेड और जर्मेनियम भी उठा सकते हैं। इस तरह यहां से थैलस और गैलियम भी उठा सकते हैं, इन पे भी क्वेश्चन दे सकते हैं। तो यहां देंगे तो +1 +3 का खेल रहेगा ऑक्सीजन स्टेट का, और इनसे रिलेटेड देंगे तो +2 और +4 का रहेगा। ये बताइए, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है ऑक्सीडाइजिंग और रेड्यूसिंग इनको लेके, तो ये क्लियर हो गया। फिर आगे लेके चलते हैं। अब जैसे यहां पर हम लेके चलें PbCl2 एंड PbCl4, या मैं यहां पर लेकर के चलूं थैलियम क्लोराइड, थैलस क्लोराइड और थैलिक क्लोराइड। जो छोटे वाली ऑक्सीजन स्टेट होती है उसके अस लगता है, बड़े वाली के इक लगता है, प्लम्बस क्लोराइड और प्लम्बिक क्लोराइड, या Pb2 क्लोराइड और Pb4 क्लोराइड। ये मैं आपको फर्स्ट चैप्टर में बता चुका हूं, अस और इक वाला खेल। ये दोनों आपको दिए हैं बेटा। अब इसमें एक चीज का ध्यान रखना, मैंने एक चीज और भी बताई थी आपको कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर होगी, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जनरली जो आपके पास कंपाउंड बनता है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में, वो आयनिक बनते हैं। स्टेट है तो वहां पर जनरली कोवलेंट कंपाउंड बनेंगे। तो इन दोनों में अगर हम जिक्र करें तो ये बता सकते हो विच वन इज मोर आयनिक। इन दोनों में कौन ज्यादा आयनिक हो जाएगा, ऑब्वियसली PbCl2, PbCl2। और इन दोनों में कहें तो ये वाला। और ये चीज भी आपको पता है कि जनरली जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है कोवलेंट कंपाउंड से, कोवलेंट कंपाउंड से ज्यादा होता है। अब यहां एक चीज का ध्यान देना बेटा, यहां कोवलेंट कंपाउंड में वो नहीं ले रहा जो 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो वाले कोवलेंट कंपाउंड नहीं ले रहा हूं मैं, डायमंड वगैरह नहीं ले रहा हूं मैं। यहां पर मैं नॉर्मली कोवलेंट कंपाउंड की बात कर रहा हूं। जो 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट तो बहुत हाई होता है। जैसे एल्यूमिनियम नाइट्राइड आ गया उसके अंदर, या उसके अंदर आप ये डायमंड अपना लेके चलते हैं, उनका जिक्र नहीं कर रहा हूं मैं, यहाँ पे नॉर्मल कोवलेंट कंपाउंड का जिक्र कर रहा हूं। तो आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है और कोवलेंट का कम होता है। ठीक है, तो यहां पर इन दोनों में इस टाइप से भी क्वेश्चन दे सकते हैं कि इन दोनों में ये बताएं कि किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। तो इन दोनों में से किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा, ऑब्वियसली जिसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होंगे। आयनिक किस में ज्यादा होंगे, जिसकी ऑक्सीजन स्टेट कम होगी। तो इसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है और इसमें आयनिक कैरेक्टर कम है। और इस वाले केस में लेके चले तो इसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा और इसमें आयनिक कैरेक्टर क्या होंगे, कम होंगे। ये छोटी छोटी बातें हैं बेटा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। क्योंकि देखो सीधी सी बात, आप अगर ये सोचे सर ऐसा क्यों है, भाई यहां पे देखिए आयनिक बॉन्ड बनने के लिए इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, और इलेक्ट्रॉन कोई कितने दे सकता है, हद है 2 दे दे 3 दे दे, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा लगेगी। तो इसलिए इससे ज्यादा आयनिक स्पीसीज नहीं बनती हैं। तो इसलिए ऑक्सीजन स्टेट कम यानी चार्ज कम होगा तो टेंडेंसी होती है आयनिक बॉन्ड बनाने की। और जब चार्ज ज्यादा आता है तो वहां पे शेयरिंग करते हैं, वो इतने इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकते। अब जैसे मैं आपको यही कह दूं, थोड़ी देर के लिए कंपाउंड हम लेके चलते हैं, आपने नाम सुना हो, जैसे मैंने सपोज यही ले लिया, एक आयन लिया मैंने MnO4 नेगेटिव, ये आपने सुना होगा कि MnO4 पोटेशियम परमैग्नेट, ये आपने सुना होगा। यहां पर Mn की ऑक्सीजन स्टेट +7 है, +7 का मतलब 7 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तब आयनिक बनाएगा, नहीं निकालेगा 7 इलेक्ट्रॉन तो क्या करेगा, शेयर करेगा। फिर ऑक्सीजन स्टेट प्लस कैसे हो गई, वो मैंने बताया था कोवलेंट कंपाउंड में प्लस माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे देते हैं, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे। तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये यहां पर क्या ले लेगा, माइनस की ऑक्सीजन स्टेट और ये प्लस की, तो इसलिए यहां पे इसकी +7 आई है।
तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है ये कोवलेंट बनाते हैं और लोअर में बनाते हैं आयनिक कंपाउंड। और देखिए कोवलेंट में आयनिक कैरेक्टर आ सकते हैं, आयनिक में कोवलेंट कैरेक्टर होते हैं। तभी मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन बोला है कि किसके अंदर ज्यादा आयनिक कैरेक्टर हैं, और मैंने कहा है PbCl2 में आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है। मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा है? PbCl2 का ज्यादा है। या एक चीज और कह दें, इन दोनों में वाटर में कौन ज्यादा सॉल्युबल है? तो ध्यान रखना, वाटर में जिसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होते हैं वो ज्यादा सॉल्युबल होता है। वाटर कहूं या मैं पोलर सॉल्वेंट कहूं, अभी आपको पोलर सॉल्वेंट का नहीं पता होगा इसलिए मैंने यूज नहीं किया था, वाटर ही समझ लें। और जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं जिनको नॉन पोलर बोलते हैं, जैसे बेंजीन वगैरह आपने नाम सुना होगा, वो जो सॉल्वेंट होते हैं उनमें ये ज्यादा सॉल्युबल होगा। आयनिक कंपाउंड पोलर जैसे वाटर इनमें ज्यादा सॉल्युबल होते हैं और कोवलेंट इनमें सॉल्युबल ज्यादा नहीं होते। तो अभी दोनों पे देखिए क्वेश्चन कितने बन सकते हैं। ये कह दे कि इन दोनों में आयनिक कैरेक्टर किस में ज्यादा है, या ये पूछ ले इन दोनों में मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, या ये कह दे इन दोनों में सॉल्युबिलिटी पानी में किसकी ज्यादा है, या ये कह दे इन दोनों में बेंजीन में सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा है। तो जो नॉन पोलर होगा जिसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है नॉन पोलर सॉल्वेंट में। बेंजीन, ईथर वगैरह जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, CCl4 CS2 वगैरह, कार्बन टेट्राक्लोराइड जो मैं कह रहा हूँ CCl4, उनमें इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। पानी का जिक्र करें इसकी ज्यादा होगी। इसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। इसकी ऑक्सीजन स्टेट कम है तो यहाँ पर ये किसमें होगा, इसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होंगे। इसी तरह सेम क्वेश्चन इस टाइप से यहाँ पे बन सकते हैं। जिनमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होते हैं वो जनरली आपके किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड में। और जिसमें कोवलेंट कैरेक्टर होते हैं वो जनरली आपके लिक्विड या वेपर फेज में होते हैं। सॉलिड में भी हो सकते हैं लेकिन मैं जनरली बोल रहा हूँ लिक्विड और वेपर फेज में होते हैं। और आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होते हैं वो सॉलिड में होते हैं। तो इस टाइप से भी इन पे क्वेश्चन आ सकते हैं।